नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मसूरी में पुष्कर सिंह धामी द्वारा मसूरी जिला चिकित्सालय के डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा की गई सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। उसके बाद मसूरी टाउन हॉल में आयोजित भाजपा के द्वारा स्वागत समारोह में शिरकत भी की, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पेटवाल, पूर्व पलाध्यक्ष ओपी उनियाल और बीजेपी के सभी मोर्चे के पदाधिकारियों ने विशाल फूल की माला पहनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मसूरी की कई समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में सर्वे ऑफ इंडिया की सैकड़ों बीघा जमीन बेकार पड़ी है, जहां पर रोजगार पर इंस्टीट्यूट बनाए जा सके। वहीं बिलाड़ू स्टेडियम को बनाने की भी मांग की गई और मसूरी में तहसील बनाए जाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री की कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 20 घंटे काम करते हैं, वह उन्हीं के पद पर चिन्हों पर काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की जनता का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जाने पर आभार भी व्यक्त किया है। आगे सुनाते हैं पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। उन सभी सपनों को पूरा करना भी हमारे संकल्प है। उन संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे और एक संकल्प हमने 12 फरवरी 2022 को लिया था कि नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि ये हमारा देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, हिमालय का प्रदेश है, ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, जिसको हम कहते हैं कि विश्व की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी कहीं बनेगी तो हमारे इस उत्तराखंड में होगी। हर घर में सेना से कोई ना कोई है, कहीं बेटा है, बेटी है, किसी के पिता है, चाचा है, मामा है, कोई ना कोई देखिए सेना में पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई सेना में दे रहे हैं, कोई अर्धसैनिक बलों में दे रहे हैं, तमाम प्रकार से देश की सेवा देने का काम कर रहे हैं। और हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है, तो इस प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमने ये घोषणा करी थी कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे। और मुझे आज आप सबके सामने आने में आकर इस बात की खुशी हो रही है कि जो हमने घोषणा करी उस घोषणा को पूरा करने के लिए हमने पहली जो अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने कैबिनेट से सारा नोट तैयार करके उसको पास कर दिया है। आशु को बोल के आईडी पकड़ेगा। जल्दी हम कमेटी बनाने वाले हैं और कमेटी विधि विशेषज्ञों की होगी। हमारे जो अनुभवी लोग हैं समाज में, जिन्होंने लंबा काम किया है, उन सभी को साथ में लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और वो ड्राफ्ट उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ड्राफ्ट होगा। इसको जल्द से जल्द हमारी सरकार लागू कर पाएगी। इसी प्रकार से मुझे खुशी है अभी कि सफाई मित्र, हमारे सफाई पर्यावरण मित्र अभी आए थे, तो मुझे कहते हैं आपका धन्यवाद कि आपने कहा था हम सभी को 500 रुपये प्रत्येक दिन का मानदेय देंगे, तो हमने उनका भी जो है मानदेय का शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार से हमने चुनाव के बीच में कहा था कि परिवार में 2 होते हैं, 2 बुजुर्ग होते हैं और 2 बुजुर्गों में से एक ही को पेंशन। पचवादून जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में तहसील विकासनगर में धरना पूरे देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में किया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी केंद्र व प्रदेश की सरकार रोजाना गैस, तेल, खाद्य सामग्री, ईंट, रेत, बजरी और इसके साथ ही सरिया, डीजल, पेट्रोल, हर जरूरतमंद वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करती रहेगी। शहर कांग्रेस के
अध्यक्ष शम्पी प्रकाश ने कहा कि ये सरकार इस देश की आवाम को भ्रमित कर सामाजिक बंटवारा करके इस देश के लोग का ध्यान भटकाकर आर्थिक रूप से शोषण कर रही है, जिसका उदाहरण रोजाना बढ़ते हुए दाम है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नेता सिर्फ देशवासियों को विभाजित करने की राजनीति करके आम आदमी पार्टी की आवाज दबाना चाहते हैं। इस बार केदारनाथ धाम के रास्ते में तीर्थयात्रियों को बर्फ नहीं दिखेगी। गर्मी बढ़ते ही केदारनाथ मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फ पिघल गई है, लेकिन केदारनाथ के यात्रा मार्गों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों को ग्लेशियर्स के बीच से होकर के आवाजाही करनी पड़ेगी। पैदल यात्रा मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। जिला प्रशासन की ओर से डेंजर ग्लेशियर पॉइंट्स को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिससे तीर्थ यात्रियों को खतरा ना हो। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। 6 मई को बाबा के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर को काटकर पैदल रास्ता तैयार किया जा रहा है। फिलहाल 1 फीट रास्ता तैयार करके केदारनाथ में संचार, पेयजल, विद्युत आदि व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही हैं। धाम में घोड़े खच्चरों से सामान ढोना शुरू हो जाएगा। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की टीम भी कुछ दिनों बाद केदारनाथ में व्यवस्थाएं जुटाने के लिए रवाना हो जाएंगी। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो भी हमारे हाईवेज हैं जहां से वाहनों का आवागमन होगा, वहां पर निरीक्षण कर जो भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनमें क्या किया जा सकता है दुर्घटना को रोकने के लिए संबंधित विभाग द्वारा, वो सारी चीजें भी लिस्ट डाउन की गई हैं और उन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था कहाँ पर वाहनों की पार्किंग कराई जाएगी, वो सारी चीज़ों का चिन्हीकरण का कार्य भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो पर्यटक पुलिस केंद्र बनाए जाएंगे और जो सीजनल चौकीज स्थापित की जाएंगी, उन सभी की प्लानिंग कर ली गई है। यात्रा शुरू हो जाएगी, उसको दृष्टिगत रख। उत्तराखंड में विश्व धरोहर फूलों की घाटी से राहत की खबर है। अब विश्व धरोहर फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की यात्रा पड़ाव गंगरिया से फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग 2 किलोमीटर चढ़ाई वाला रास्ता नहीं चढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही इस पैदल मार्ग से 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। फूलों की घाटी पुल से 2 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई पर्यटकों के लिए खासी मुश्किलें भी पैदा करती थी। अब वन विभाग फूलों की घाटी जाने के लिए पुराने मार्ग को बनाएगा, जो 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के साथ घाटी की 2 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। तो ये एक राहत भरी खबर है। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुख्य सचिव एसएस संधू चमोली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोविंद घाट और बद्रीनाथ धाम पहुंच करके हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग का पुलना गांव तक निरीक्षण किया। वहीं रुद्रप्रयाग में उन्होंने केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव में गोविंद घाट गुरुद्वारे में 22 मई को सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाने की तैयारियों को लेकर के अधिकारियों संग बैठक भी की। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को जुटाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद मुख्य सचिव चौपर से ही बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी और निर्माणदायी संरक्षा को समय से कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कपाट खुलने के बाद वे प्रत्येक महीने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर के मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लेंगे।
और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर का रुख करते हैं। पुष्कर, बात की जाए तो सबसे पहले व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, क्या कुछ तैयारियां हैं जो पहले की गई हैं? बिल्कुल, देखिए कनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चारधाम यात्रा हमारी की 3 मई से जो शुरू होगी, तो इसको लेकर जो है पर्यटन विभाग तो पहले से मुस्तैद था ही, और मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। क्योंकि कनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 और 2021 कोरोना काल के बाद जो इस समय की जो यात्रा चलेगी, या इस समय का जो लक्ष्य जो है सरकार ने रखा हुआ है कि 1 करोड़ से ऊपर इस समय यात्री जो है उत्तराखंड का या चारधाम की यात्रा कर सकते हैं, तो इसको लेकर अभी से 1.5 महीने से पहले ही यहाँ पे जो है व्यवस्थाओं का जायजा। चाहे आप केदारनाथ की बात करें तो जो मुख्य सचिव आज यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो सबसे पहले वो केदारनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण हो रहा है, क्योंकि 2013 की जो आपदा आई थी उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां पहुंचे हैं। उसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम का इन्होंने भी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले ये हेमकुंड साहिब के इन्होंने जायजा लिया, क्योंकि हेमकुंड साहिब का जायजा इसलिए टफ हो जाता है, इसलिए आकलन, क्योंकि यहाँ से 23 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है यात्रियों को, क्योंकि ये यहाँ के कपाट जो है, हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो 22 मई को खुलेंगे। लेकिन अभी जो जायजा की अगर आपने बात करी, तो बद्रीनाथ धाम की मैं बात करूं कनिका, कि यहाँ पे जो है मास्टर प्लान का काम इस समय चल रहा है। यात्रियों को, जो यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे, इनको पूरी सुविधा इस समय देने की बात कही जा रही है। और जो कार्यदायी संस्था, जो गुजरात की कार्यदायी संस्था यहाँ पे काम कर रही है, चाहे वो हॉस्पिटल की अगर बात करी जाए, बाईपास की अगर बात करें, या पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं इनकी बात करें, या पीएम जसवाई की जो सड़कें हैं, या जल संस्थान की बात करें, या सिंचाई विभाग की बात करें, या विद्युत विभाग की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि ये संबंधित विभागों को यहाँ पे बुलाया गया, उनके साथ समीक्षा बैठक भी की गई, और उसका फीडबैक जो है मुख्य सचिव यहाँ से ले गए हैं, और मुख्यमंत्री के सामने इसको रखा जाएगा। क्योंकि जो 2022 की जो यात्रा होगी, ये प्रशासन के लिए भी, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या जो स्थानीय प्रशासन हो, उसके लिए चुनौती समय देखने को मिलेगी। क्योंकि 2 साल के बाद जो है यात्री जो है उत्तराखंड का रुख करेगा, बद्रीनाथ के दर्शन करेगा, केदार के आएगा, और आपका गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करेगा। तो हालांकि अभी जो है 1 महीने पहले से ही जो पूरा प्रशासन जो है इसमें सक्रिय दिख रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है हमारी 3 मई से शुरू होने जा रही है। तो ठीक आज जो है मुख्य सचिव यहाँ पे पहुंचे हुए थे, केदारनाथ का उन्होंने भी निरीक्षण किया है, और उसके बाद जो है बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दोनों का निरीक्षण करके जो है वो देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, मैं यही जानना चाहूंगी, 2020 में यात्रा नहीं हुई, 2021 में यात्रा नहीं हुई, अब 2020 में होने जा रही है, तो काफी चुनौतीपूर्ण भी है। और वहीं कोरोना के लिहाज से अगर हम देखें, चूंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसा कि चीन में मामले जो है वो काफी तेजी से बढ़ गए हैं, लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, वहीं भारत में भी कोरोना के मामलों में हालांकि कमी देखी गई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसके लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की गई है, क्योंकि ये भी बेहद महत्वपूर्ण है? बिल्कुल कनिका, आपने सही कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना भी जारी है। लेकिन इसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि कल यहाँ पे जो शिक्षा, वो माफ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य निदेशक हैं यहाँ पे भगोड़ा यहाँ पे भी पहुंची हुई, तो उन्होंने तमाम सारे जो, चाहे श्रीनगर की बात करूँ हॉस्पिटल का उन्होंने जायजा लिया, या रुद्रप्रयाग की बात करें उन्होंने वहाँ पे जायजा लिया, और उसके बाद जो है कर्णप्रयाग की बात करूँ तो तमाम सारे, गोपेश्वर की बात करी जाए, क्योंकि ये हॉस्पिटलों को यहाँ पे अतिरिक्त डॉक्टरों की मांग हो जाती है, कि जब यात्रा सीजन में होता है तो नवंबर तक यात्रा चलती है, तो इसमें जो है डॉक्टरों का जो यहाँ पे विज्ञप्तियां भी निकाली गई हैं। और डॉक्टर, सबसे बड़ी बात कोरोना को लेकर जो है जगह जगह, अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं कनिका, तो जनपद चमोली में अभी भी जो है पुलिस प्रशासन और आपका जो स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी जनता को जागरूक करेगी। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मास्क कंपलसरी अभी भी है जनपद चमोली में, चाहे आप रुद्रप्रयाग की बात करें या आप जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि अब जनता जिस तरह से पहले 2020 और 2021 में डरी हुई थी, लेकिन अभी भी जनता जो है जागरूक तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी अब जब यात्रा चलेगी, आपने कहा कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि चीन में लॉकडाउन की स्थिति है। भारत इस पे भी मॉनिटरिंग कर रहा है, उत्तराखंड सरकार इस पे भी अपनी गाइडलाइनें जारी करेगी, क्योंकि कोरोना को लेकर, क्योंकि चारधाम यात्रा जब उत्तराखंड में चलती है तो कोने कोने से, भारत के कोने कोने, चाहे विदेशी नागरिक हो, चाहे आपका बंबई से आता हो, या कलकत्ता से आता हो, या तमाम सारे गोवा से आता हो, या इंग्लैंड से, तो तमाम सारे यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन अभी से ही अपनी तैयारियों पे जुटा हुआ है। कोरोना को लेकर जो है अभी जो है इस पर मंथन होगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार जो है चारधाम यात्रा पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, हालांकि यदि कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ पाबंदियां कर दी जाए, या कुछ ऐसे नियम लगाए, ठोस किए जाए कि आपको हो सकता है कि RT-PCR रिपोर्ट आप कंपलसरी कर दें, लेकिन ये आने वाला समय में पता चल पाएगा।
जाएगा। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो अभी जो है चारधाम यात्रा जो मई से शुरू होगी उसको लेकर जो है पूरा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन भी आप मुस्तैद नजर आ रहा है और जो है जो उत्तराखंड सरकार है मुस्तैदी से। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो चारधाम यात्रा को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी, उसके बाद जो है प्रत्येक जिलाधिकारी, चमोली की नहीं, चमोली के जिलाधिकारी के साथ भी वर्चुअली बैठक हुई थी, रुद्रप्रयाग के जिले से भी जीएम से भी वर्चुअली बैठक हुई, गंगोत्री यमुनोत्री से भी। तो तमाम सारे, क्योंकि इस समय सब ये आंकड़ा लगा रहे हैं, सबके जहन में ये है कि चाहे पर्यटन विभाग हो चाहे बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। फिलहाल पुष्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला पुलिस के नशे के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। वहीं बात करें तो जिससे अब नशे के कारोबारियों की बेचैनी बढ़ गई है। चमोली जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में चमोली पुलिस को अवैध शराब को लेकर के एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। कर्णप्रयाग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोलना के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्क्रबर से 9,80,000 कीमत की 102 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। हालांकि मामले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। कोतवाली कर्णप्रयाग में अज्ञात के खिलाफ आबकारी अधिनियम 60 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, लेकिन इस मामले पर अगर हम बात करें तो अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। शराब की तस्करी के खिलाफ चमोली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी के क्रम में आज थाना कर्णप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब का जखीरा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग सनोला के पास एक प्लॉट पे रखा हुआ है। इसी सूचना के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कर्णप्रयाग के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और लगभग 102 पेटी शराब बरामद की गई और इसमें 60। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला और रेलवे प्रशासन संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इस कार्रवाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाने के लिए नागालैंड और असम से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। नागालैंड और असम से अतिरिक्त पुलिस बल आने पर ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर करीब 4,500 घर अवैध रूप से बने हुए हैं। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से जल्द रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नैनीताल जिला प्रशासन हरकत में आया और हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुई अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्लानिंग भी शुरू की। इसी को लेकर के बीते दिनों रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें रेलवे की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए भी प्लान तैयार किया गया। 3 या 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी रेलवे अथॉरिटीज के साथ और उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप एक अपनी कार्य योजना बनाएं कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4,500 के करीब आपके अतिक्रमण हैं जिनको हम लोगों ने हटाना। तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या, तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जैसे भी मशीनें चाहिए या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा उसका। तो ये सारी चीज़ प्लानिंग के साथ ये लोग 11 तारीख को हम लोग अपनी रिपोर्ट हमें दे देंगे। फिर हम लोग एसएसपी और हम लोग बैठ के एक असेसमेंट करेंगे कि हम लोग को कितने फोर्स की आवश्यकता है, कितने मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब अतिक्रमण हटेगा तो ये 1 सप्ताह में हटने वाला। सुल्तानपुर पट्टी के मोहल्ला टांडा बंजारा में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ला टांडा बंजारा में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव लोगों को दिखाई दिया। सड़क किनारे शव होने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद बाजपुर कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रजबाल पुलिस टीम के साथ भी मौके पर पहुंच गए और जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक भीख मांगकर अपना
गुजर बसर करता था। उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पट्टी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और एक सड़क किनारे एक शव को देखा गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे गिरने से व्यक्ति की मौत हुई है। लगभग 60-65 साल उसकी उम्र प्रतीत होती है। शव को लिया गया है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र में इस व्यक्ति को पहले भी देखा गया है और ये भीख वगैरह मांगता है, परंतु अभी तक शव की वास्तविक शिनाख्त नहीं हो पाई है और अभी फिलहाल वर्तमान में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राजपुर के और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।